नेपाल से एक सोलो मोटरसाइकिल राइड मेरे ट्रैवल ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। अगस्त 2018 में कोलकाता से देहरादून तक मैंने एक महीने का सोलो राइड किया। दार्जिलिंग और गैंगटॉक के बाद मेरा 11वां दिन का राइड में मैं नेपाल पहुंच गया। मेरा नेपाल में पहला दिन ईस्ट वेस्ट हाईवे पे एक 300 किलोमीटर राइड करके मैं बर्दिबास नाम की एक जगह पहुंच गया। उधर तक ये ईस्ट वेस्ट हाईवे बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड था, फ्लैट रोड से जा रहा था, लेकिन उधर से मैंने राइट लिया काठमांडू जाने के लिए, और वो रोड का नाम है बर्दिबास बनेपा हाईवे या जापान हाईवे। और वो बहुत ही अच्छे, सुंदर, ब्यूटीफुल सीनिक लोकेशन से जाते हैं नेपाल के। तो इस एक दिन का राइड मैं 3 अलग अलग वीडियोस में दिया हूँ, क्योंकि वो इतना बहुत अच्छा था, मैं एक बार भी मिस नहीं करना चाहते थे, वीडियो में डालने चाहते थे। तो ये जो आप देख रहा है उसका फर्स्ट पार्ट का प्रीव्यू है, और उसका लिंक मैं अभी इधर दिया हूँ राइट साइड पे। ये रोड में पहले आपको सिंदूरी नाम के एक टूरिस्ट प्लेस मिलेगा, उसके बाद पहाड़ चढ़ना है, उधर से एक अच्छे अच्छे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। ये रोड पे ट्रैफिक बहुत कम है, रोड अच्छे से मेंटेन किया है, इसलिए मुझे लगता है जो कि इंटरनेट में मैंने पढ़ा था, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रोड्स टू राइड इन नेपाल। ये रोड सिर्फ 200 किलोमीटर है बर्दिबास से। बर्दिबास जो है ईस्ट वेस्ट हाईवे पे है, उधर से काठमांडू रीच करने के लिए सिर्फ 200 किलोमीटर जाना है, और वो आप शायद 6-7 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, आप अगर बहुत फास्ट पेस चला रहा है तो। लेकिन मैं बहुत ही स्लो राइडर हूँ, और मेरा राइडिंग स्टाइल है कि बहुत जब अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आते हैं, मैं तो 10-15 मिनट उधर रुक जाता हूँ। तो मैं ये राइड पूरा कंप्लीट किया शायद 10 घंटा या उससे ज़्यादा लेके। मैं सुबह 10 बजे निकला था बर्दिबास टाउन से, जो कि ईस्ट वेस्ट हाईवे पे है। उधर से निकल के मैं रात 10 बजे काठमांडू पहुंचा था, और उसका रीज़न ये है कि ये रोड बहुत ही एंजॉयबल है टू व्हीलर राइडिंग के लिए, इवन फोर व्हीलर ड्राइविंग के लिए। तो मैं बहुत ही स्लो चला रहा था, और ये पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे चढ़ के बहुत सारे कर्व्स, हेयरपिन बेंड सब आते हैं इस रोड पे, लेकिन रोड बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। एक साइड पे पहाड़ों के खूबसूरती है, दूसरे साइड पे ये कोशी रिवर है। ये सब जगह इतने अच्छे थे, मेरा गोप्रो कैमरा ऑफ करने के लिए मुझे एक मौका भी नहीं मिला, तो इसलिए बहुत सारे वीडियो सेगमेंट्स, वीडियो क्लिप्स मैंने लिया हूँ, और मैं वो सब वीडियो क्लिप्स इसमें डालने चाहते थे, इसीलिए मैं ये एक दिन का राइड मैं 3 अलग अलग वीडियोस में डाला हूँ। अच्छा, तो आगे कुछ बोलने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, वो ये है कि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, तो इसलिए मेरा हिंदी में थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। मैंने हिंदी सीखा है, पढ़ा है फ्रेंड्स से, दोस्तों से और फिल्मों से, तो इसलिए मेरा हिंदी में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सब आ जाएंगे, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना ही है मेरा नॉलेज हिंदी में। तो अगर ऐसा कुछ बहुत बड़ा गलती आ रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये जो जगह पे मैं रुका हूँ, मुझे लगता है ये करीब बर्दिबास से करीब 140 किलोमीटर है, और इधर से काठमांडू करीब 50 या 60 किलोमीटर होगा। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे मैं रुका था, ये नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे जगह था ये रोड पे। और अगर आप में से कोई भी आ रहे तो इस काठमांडू नेपाल जा रहे हैं, तो मैं ये रोड डेफिनेटली सजेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, ट्रैफिक कम है, पॉपुलेटेड जगह बहुत कम है, और आपको अच्छे अच्छे सेल्फी लेने का, फोटोग्राफ्स लेने का बहुत अच्छे जगह मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया, ये मेरा 3rd पार्ट है, इस पूरे दिन का राइड का 3rd पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं पहले दिया था, और 2nd पार्ट का लिंक मैं अभी इधर दे रहा हूँ राइट साइड पे। ये रोड के बारे में बहुत डिटेल से मैं पहले वीडियोस में बताया था, लेकिन अगर आप नहीं देखा है तो एक और बार बता देता हूँ। ये रोड का नाम है बर्दिबास बनेपा हाईवे, क्योंकि ये बर्दिबास नाम के एक जगह से स्टार्ट होता है। ये बर्दिबास जो है ईस्ट वेस्ट हाईवे पे है, और ये रोड एंड होते हैं बनेपा, जो कि काठमांडू से मुझे लगता है 20-30 किलोमीटर दूरी पे होगा। इसका एक और नाम है जापान हाईवे। मुझे लगता है बहुत लोग इसको, नेपाल में बहुत लोग इसको जापान हाईवे बोलते हैं, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट के एक फिनेंशियल ग्रांट से ये कंस्ट्रक्ट किया था, और
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये कंस्ट्रक्ट करके, बहुत नया रोड है। मुझे लगता है 2015 में कंप्लीट किया था ये पूरा स्ट्रेच कंप्लीट रोड। और सिर्फ जापान के पैसे ही नहीं, मुझे लगता है इसमें जापानीज लोगों का कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया है इधर, इसलिए रोड इतना अच्छे से मेंटेन किया है, इतना अच्छे से मिल रहा है हमें ये रोड। इस रोड का ऑफिशियल नाम मुझे लगता है बीपी कोइराला हाईवे है। और बीपी कोइराला नेपाल का एक बहुत मुझे लगता है पुराना पॉलिटिशियन था। क्योंकि ये रोड इतना नया है, मुझे लगता है इसमें पॉपुलेशन सेंटर्स बहुत कम है, तो आपको ये रेस्टोरेंट और गैराज और पेट्रोल पंप ऐसे बहुत कम मिलेगा। और मुझे लगता है इसमें पेट्रोल पंप इसमें एक भी नहीं था ये रोड पे, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम थे। एक मेजर टाउन है सिंधुली, उधर आपको रेस्टोरेंट सब मिलेगा और उधर भी पेट्रोल पंप भी शायद मिलेगा, लेकिन उसके बाद करीब 140 किलोमीटर्स के लिए पेट्रोल पंप नहीं है। रेस्टोरेंट्स है लेकिन वो बहुत ही छोटा है और उतना शायद अच्छा भी नहीं होगा। तो इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, इसमें ट्रैफिक भी बहुत कम है, तो आप बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करके जा सकता है। लेकिन गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल डालना चाहिए पहले से, और गाड़ी को ठीक से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें गैराजेस ऐसे कुछ नहीं है। गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो शायद मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इस रोड का मैप गूगल में देखें तो पता चलेगा ये रोड जाते हैं मोस्टली, ये कोशी रिवर के एक ट्रिब्यूटरी है उसके एक साइड से जाते हैं। और अगर मैप में देखोगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और रिसोर्ट सब लिखा हुआ है, मतलब मुझे लगता है वो सब है उधर पे, लेकिन मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि शायद वो टूरिस्ट सीजन नहीं था जब मैं गया था। यहाँ पे कोशी रिवर रोड के बहुत करीब दिखते हैं, इसका एक साइड पे माउंटेन है, दूसरा साइड पे कोशी रिवर है, बहुत क्लोज दिखता है। ये जगह एक बहुत ही अच्छा जगह था फोटो सेल्फी सब लेने के लिए। इधर तक कोशी रिवर हमारे साथ है। कोशी रिवर नहीं, उसका एक ट्रिब्यूटरी है सुनकोशी रिवर, और उसमें आपको ऐसे हैंगिंग ब्रिजेस बहुत सारे दिखेगा। और ये एक क्लोजअप शॉट है जो रोड के साइड पे ही था। ऐसे बहुत सारे हैंगिंग ब्रिजेस देखे था मैं ये रोड पे। और एक जगह से हम कोशी रिवर से गुड बाय बोल के मुझे लगता है थोड़ा वेस्टर्न डायरेक्शन में चले जाते हैं। उधर से सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है और थोड़ा ज़्यादा से पॉपुलेशन सेंटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल नेपाली हाउसेस दिखेगा, वो जो घर वो लोग बनाते हैं उधर के मिट्टी से और पत्थर से। जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये सब पहाड़ी इलाका है, लेकिन बहुत बड़ा जंगल के जैसा नहीं, बहुत बड़ा फॉरेस्ट नहीं है इधर। ये रोड पे आपको अलग अलग ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे ग्राफाइट और स्लेट टाइप का पत्थर है, और पहले जब हम पहाड़ चढ़ रहे थे थोड़ा रॉक स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। तो नेपाल के अलग अलग ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब आपको ये रोड पे मिल जाते हैं। लेकिन हम हिमालय तक नहीं पहुंचा, एक हिमालय की एक साइड है ये, तो मुझे लगता है इधर स्नोफॉल कुछ नहीं होते। अगर आप गाड़ी को स्टॉप करके रुक के थोड़ा गौर से देखेगा तो ऐसे बहुत सारे अच्छे सीनिक प्लेसेस मिलेगा, बहुत सारे मतलब यूनिक जगह मिलेगा। वो ये एक है, एक हैंगिंग ब्रिज, और वो था मेरा गाड़ी बुलेट 350 है। जब मैं इधर पहुंचा था शायद करीब 5 बज गया होगा शायद। और इधर से ज्योग्राफी थोड़ा बदल जाता है, पॉपुलेटेड प्लेसेस थोड़ा ज़्यादा दिखने लगते हैं, और पहले के जैसा उतना खूबसूरत जगह नहीं है। यहाँ पे एक तरीके का प्लेटो है, एक पठार जैसे, तो दोनों साइड का पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है। हम मुझे लगता है एक फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट जगह के लिए जा रहा है, और इधर से टाउन्स और सिटीज़ आने लगते हैं और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है। पहले के जैसे बिल्कुल
फॉरेस्टेड एरिया से नहीं जा रहा इधर। और ये जगह का नाम मुझे लगता है बनेपा है। यहाँ तक हाईवे नया कंस्ट्रक्ट किया था। इधर से शायद पहले से रोड था, तो इधर से मतलब पुराने रोड है और इधर से ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप ये रोड से आ रहा है तो आपको इधर रोड पे मतलब ऑन द रूट एक टाउन मिलेगा भक्तापुर, और वो भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट लोकेशन है, टूरिस्ट जगह है। अगर काठमांडू आप विजिट कर रहे हैं तो भक्तापुर स्क्वायर है, जैसे काठमांडू में दरबार स्क्वायर है, भक्तापुर में भी एक दरबार स्क्वायर है। और काठमांडू का दरबार स्क्वायर जैसा ही है, मतलब उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ का। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट जगह है और उधर आप मतलब प्लान कर सकते हैं। जब आप ये रोड से आएंगे तो आप उधर रुकने के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उधर देखने के लिए है दरबार स्क्वायर, भक्तापुर दरबार स्क्वायर। और भक्तापुर से ज़्यादा दूर नहीं है काठमांडू, मुझे लगता है 10 या 20 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। जब आप काठमांडू विजिट कर रहा है तो भक्तापुर एक मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेस है, तो देखना मत भूलिएगा। और ये जगह से पहले का जैसा नेचुरल ब्यूटी सब नहीं होगा। इधर से बहुत सारे टाउन्स और सिटीज आ जाता है। मेनली काठमांडू के आउटसाइड जो सिटी और टाउन्स है वो है। जब मैं इधर आया था शायद 7 बज गया था शायद उस टाइम, और मेरा गोप्रो कैमरा का भी बैटरी सब लो हो रहा था, तो इसलिए इधर से मैं ये सब शूटिंग करना बंद किया। और ज़्यादा कुछ नहीं था शूट करने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए। ये से टाउन्स आ जाता है और इधर से ट्रैफिक क्योंकि बढ़ जाता है और राइडिंग एकदम से स्लो हो गया था मेरा। इधर मुझे लगता है 7 बज गया था, और जब मैं काठमांडू मेरे जो होटल होम स्टे बुक किया था, जब उधर पहुंचा था मुझे लगा एक 10 बज गया। तो ये वीडियो मैं अभी इधर स्टॉप कर रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं काठमांडू टूर का एक प्रीव्यू। मैं उधर था 10 दिन के लिए, और मेरा अगला व्लॉग होगा काठमांडू टूर, मेनली दरबार स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग वीडियो, और अगले वीडियो का लिंक मैं अभी इधर दिया हूँ राइट साइड पे। थैंक यू।